नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है निखिल सिंह और मेरे इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो कल हमने देखा था कि ऑप्शन फॉर्म्स को हम कैसे भरें और उसमें कैसे कॉमन मिस्टेक्स जो है जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं। जो लिंक है वो यहाँ पर है। उसके बाद में लगातार मुझे मैसेजेस आते गए, जो मैंने आपको फ़ोन नंबर वहाँ पर मेरे वीडियो में दिया था। मेरी एक विनती आप सबसे है कि बच्चों आप कॉल ना करें, आप मुझे ना व्हाट्सएप पर मैसेज डाल दें। तो होता क्या है कि अगर मैं लेक्चर वगैरह पर नहीं हूँ, मैं आपके व्हाट्सएप के मैसेजेस को देख लूँगा और वहीं पर आपको रिप्लाई कर दिया करूँगा। तो आप अपना नाम वगैरह लिख के मुझे अच्छे से मैसेज कर दें, ठीक है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं। आपका टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ज़्यादातर बच्चे लोगों ने अभी फॉर्म नहीं भरा है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कॉमन 50 क्वेश्चंस जो मेरे पास में आए हैं। मतलब कॉमन क्वेश्चंस इसीलिए क्योंकि बहुत बच्चों को उस चीज़ में डाउट एंड डिफ़िकल्टी है। तो आज हम उन 50 क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या डाउट्स एंड डिफ़िकल्टीज बच्चों को आई है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि जैसे हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस हैं कि अगर हमारे पास में कोई प्राइवेट कॉलेज है तो प्राइवेट कॉलेज का सीट डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से होता है। तो प्राइवेट कॉलेज का यूजुअली जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है वो है 65% आपके महाराष्ट्र सीईटी के हिसाब से होता है, 15% ऑल इंडिया का होता है जिसमें जेई कैंडिडेट आते हैं एंड 20% जो होता है वो होता है मैनेजमेंट सीट्स का, ठीक है। अब फिर एक क्वेश्चन आया है बच्चों का कि जो मैनेजमेंट सीट है उसके बारे में हम एग्जैक्टली कैसे आगे बढ़े। तो पहला मेरा आंसर ये रहेगा कि बच्चों मैनेजमेंट सीट के बारे में अभी आपको सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले आप कैप राउंड 1 और 2 कंप्लीट कर लें, उसके बाद ही मैनेजमेंट सीट्स के बारे में पूछें। तो सेकेंड कैप राउंड के बाद जैसे अभी 20% सीट तो मैनेजमेंट कोटा में है, लेकिन अगर मान लीजिए सेकेंड कैप राउंड के बाद में भी जो सीट्स बच जाती हैं, जो फिल नहीं होती है किसी प्राइवेट कॉलेज में, तो वो सारी की सारी सीट्स उस मैनेजमेंट कोटा के 20% सीट्स में ऐड हो जाएगी, ठीक है। इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा जो हम सेकेंड कैप राउंड के बाद की बात करने वाले हैं। उसके बाद में आता है एक क्वेश्चन कि TFWS के लिए क्या करें। तो अगर आप ट्यूशन फी वेवर स्कीम के लिए देखते हैं तो आप जो ऑप्शन रहेगा चॉइस कोड, उसके पीछे में T लिखा होगा, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आता है कि काउंसलिंग राउंड के लिए कौन से स्टूडेंट्स जा सकते हैं। अब काउंसलिंग राउंड के लिए कौन से स्टूडेंट्स जा सकते हैं, मतलब लास्ट राउंड 2 कैप राउंड के बाद। तो इसका आंसर है कि काउंसलिंग राउंड के लिए हर विद्यार्थी जा सकता है, लेकिन उसने ये जो सीईटी का अभी जो आप एडमिशन प्रोसेस है उसके लिए उसने खुद को एनरोल किया हो। अगर आपने एनरोल ही नहीं किया है तो आप किसी तरीके का सीईटी के बाद में मतलब या तो कैप राउंड के थ्रू में भी सीट्स नहीं ले सकते हैं और मैनेजमेंट के थ्रू में भी नहीं ले सकते हैं। तो काउंसलिंग में जो बच्चों ने फॉर्म भरा है वो जा सकता है। नंबर 2, कोई एक ऐसा बच्चा जिसको फर्स्ट कैप राउंड या सेकेंड कैप राउंड में कोई सीट नहीं लगी, वो काउंसलिंग राउंड में जा सकता है। नंबर 3, कोई ऐसा बच्चा जिसको फर्स्ट कैप राउंड में कोई सीट लग गई या सेकेंड कैप राउंड में कोई सीट लग गई और उसने एडमिशन ले लिया, लेकिन उसको बाद में समझ में आया कि बॉस यहाँ एडमिशन ले लिया लेकिन काउंसलिंग राउंड में शायद कोई कॉलेज उसको मिल सकता है, तो वो यहाँ से भी वहाँ पे जा सकता है। क्वेश्चन है एनुअल इनकम चेंज कर सकते हैं क्या। तो आंसर है कि आप अपना सालाना जो इनकम है, जो आपने अपने पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट पे भरा है, उसको चेंज नहीं करिए और कर भी नहीं सकते क्योंकि अभी आपने उसको लेटेस्ट ही भरा है और ग्रीवेंस वगैरह का टाइम जा चुका है। फिर बहुत सारे ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आए हैं कि ओपन कैटेगरी का स्टूडेंट बाद में ओबीसी कैटेगरी में जा सकता है क्या। तो आंसर है नहीं, क्योंकि ये करने के लिए अगर आपने पहले कोई फॉर्म वगैरह भरा था जिसके अंदर में आपने अपने को ओबीसी में रजिस्टर किया, लेकिन आपके पास में ओबीसी का उस समय में सर्टिफिकेट चाहिए था। अगर आपके पास सर्टिफिकेट था तो आप ओबीसी में हो। अगर आपके पास में रिसिप्ट है उस सर्टिफिकेट के लिए, आप अप्लाई किए हो और आपके पास रिसिप्ट है, तो भी आपने ओबीसी सेलेक्ट किया होगा, तो आप ओबीसी में हो। लेकिन अगर किसी कारणवश कोई बच्चे ने ओबीसी अप्लाई किया लेकिन उसको वहाँ पे ओपन दिखा रहा है, तो आप ग्रीवेंस रेज कर सकते हो। हालांकि पहले वाले ग्रीवेंस का टाइम जा चुका है, अब 14 और 16 में वापस आएगा ग्रीवेंसेस का टाइम, तो आप रेज कर सकते हो। लेकिन ऐसा ओपन का आज अचानक से उठ के ओबीसी करना इज़ नॉट पॉसिबल। हाँ, लेकिन उल्टा करना इज़ पॉसिबल। ओबीसी कैंडिडेट अगर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करेगा तो ओपन में आ जाएगा, ठीक है। ओके, कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं कि एक्रेडिटेशन का प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे किसी अच्छे कॉलेजेस के अंदर में कुछ ब्रांच मिसिंग है या कहीं कोई कॉलेज ही वेबसाइट पे मिसिंग है। तो ऐसा हुआ है ना कि ये कॉलेज की जिम्मेदारी होती है कि खुद को अप्रूव कराना,
मतलब हर साल वो कैप राउंड में रहा रहेगा, लेकिन इस बार भी उसको सीईटी और एआईसीटी वगैरह का जो अप्रूवल जो भी प्रोसेस है वो उसको डॉक्यूमेंटेशन देकर ब्रांच को अप्रूव कराना रहता है। तो कुछ अच्छे अच्छे कॉलेजेस का ऐसा हुआ है कि उनके कुछ ब्रांचेस दिख रहे हैं और कुछ ब्रांचेस अभी ऑनलाइन नहीं दिख रहे हैं। तो आशा करते हैं कि वो आ जाए, अगर नहीं आते तो पता नहीं, कि अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि क्या होगा उनके बारे में, ठीक है। फिर क्वेश्चन है कि TFWS, EWS और कास्ट का जो हमारे पास में कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है क्या एडमिशन के बाद, तो कॉलेजेस में? तो आंसर है हाँ। आपको TFWS जो बच्चे हैं उनको इनकम सर्टिफिकेट दिखानी होगी। EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है उनको आपको EWS का सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट रखना होगा। और जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स है, डिपेंड करता है, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी लेयर एंड कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब आपको ओरिजिनल रेडी रखना होगा, ठीक है। मैनेजमेंट सीट्स के बारे में भी क्वेश्चन है कि मैनेजमेंट सीट जो है उसके अंदर में आपको कैटेगरी वाइज में कुछ TFWS और EWS वगैरह का कुछ फ़ायदा होगा, तो आंसर है नो। मैनेजमेंट सीट्स जो है वो टोटली मैनेजमेंट सीट्स हैं एंड उसके अंदर में सारे के सारे सीट्स एज ओपन कैंडिडेट्स कंसिडर की जाती है। फिर है कि अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स का है कि कैटेगरी के स्टूडेंट्स को TFWS मिल सकता है। तो ऐसा है कि अगर आप SC ST कैटेगरी में है तो आपको ज़रूरत नहीं है। TFWS में बेसिकली क्या होता है, आपकी ट्यूशन फी 100% माफ़ हो जाती है, जो उस कैटेगरी में ऑलरेडी होती है। OBC कैटेगरी में अगर आप हो तो आपको 50% ट्यूशन फी माफ़ होती है। तो OBC कैंडिडेट TFWS का फ़ायदा ज़रूर उठा सकते हैं, बट SC ST कैटेगरी वाले नहीं लें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उनको ऐसी कैटेगरी में अच्छी सीट्स मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, है ना। फर्स्ट कैप राउंड में सीट लगा तो कॉलेज जाना है क्या रिपोर्टिंग करने के लिए? बिल्कुल, आपको 14 से 16 तारीख तक जाना है। और किन बच्चों को जाना है? जिन बच्चों ने फर्स्ट कैप राउंड के बाद में या तो ऑटो फ्रीज कर दिया, जो फर्स्ट ऑप्शन लगा कॉलेज का वही लेना ही पड़ेगा, या तो जिन बच्चों ने खुद से बोला कि नहीं बॉस अंदर नीचे जो भी हमको मिल गई है सीट उसको हम लेना चाहते हैं। तो ये दोनों में से जो भी कैटेगरी के बच्चे होंगे जो सीट पे मोहर लगाना चाहते हैं उनको रिपोर्टिंग करना है। और जिनको मतलब 1000 रुपये ऑनलाइन का जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है वो भर के रिपोर्टिंग करना है। जिनको सेकेंड कैप राउंड खेलना है उनको जाके रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो फीस भर के उसके बाद में सेकेंड कैप राउंड में खेल सकते हैं। जिनको सीट लेनी है वो जाएंगे, नहीं लेनी है नहीं जाएंगे। सीट लगी भी है तो भी नहीं जाना है अगर आप सेकेंड कैप राउंड में जाना चाहते हो, कंफर्मेशन के लिए खाली आप जाओगे। फिर रिपोर्टिंग करना ज़रूरी है क्या 14 से 16 तारीख के बीच कॉलेज में अगर हमको एडमिशन लेना है? तो जी हाँ, अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको उस कॉलेज में जाके रिपोर्ट करना होगा अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। फिर आता है अनएडेड कॉलेजेस को स्कॉलरशिप मिलता है क्या? तो जी हाँ, अनएडेड कॉलेज हो तो भी आपको सारे स्कॉलरशिप्स जो हैं OBC SC ST जो भी स्कॉलरशिप्स आपको है ना, वो सारी की सारी स्कॉलरशिप्स उन बच्चों को मिलती है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि ऑटोनॉमस कॉलेज और एफिलिएटेड कॉलेज के बीच में क्या फ़र्क है? तो इसके ऊपर में हम डिटेल वीडियो बनाएंगे, बट फिलहाल के लिए ऑटोनॉमस कॉलेज वो कॉलेज होते हैं जो बहुत सालों से किसी यूनिवर्सिटी के अंडर में थे, लेकिन उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया कि यूनिवर्सिटी ने उनको बोल दिया बॉस अभी आप अपने में खुद में इतने काबिल हो कि आप खुद का सिलेबस खुद बनाओ, खुद के पेपर्स खुद बनाओ, खुद चेकिंग करो, खुद ही सब करो। तो वो खुद में अपने आप में एक दुनिया बन जाते हैं ऑटोनॉमस। एफिलिएटेड कॉलेज का मतलब होता है किसी यूनिवर्सिटी के अंदर का कॉलेज, जैसे VJTI इज ऑटोनॉमस, वो इतना नामचीन रहा कि मुंबई यूनिवर्सिटी से बाहर आ गया। तो वो कॉलेजेस में फ़ायदा क्या होता है कि टीचर्स जो हैं वो अपने हिसाब से बैठकर सिलेबस फ्रेम करते हैं। एफिलिएटेड कॉलेज क्या होता है कि मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर में मान लो 50 कॉलेज है, तो यूनिवर्सिटी जो सिलेबस सेट करेगी वही सिलेबस 50 को फॉलो करना है, समझ रहे हो? वही टाइम पे एग्जाम सबको लेना है, सब कॉलेजेस में सेम क्वेश्चन पेपर होगा, चेकिंग का तरीका सेम होगा, और इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। एंड ईयर डाउन नहीं होता है ऑटोनॉमस कॉलेज में, बात करेंगे इसके बारे में, और भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, बट खैर इसके बारे में अभी फ़िलहाल करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखते हो, जैसे अभी मेरे क्लास में भी जितने स्टूडेंट्स हैं, ऑटोनॉमस कॉलेज एंड एफिलिएटेड कॉलेज
दोनों के सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होते हैं। एक हाथ सब्जेक्ट कभी इस सेमेस्टर में इधर होता है तो कभी उस सेमेस्टर में इधर होता है, इंटरचेंज, लेकिन ओवरऑल जो सिलेबस रहता है वो यूजुअली सेम ही रह जाता है। अच्छा, इसके बाद में चलते हैं, भयंकर लिस्ट है भाई क्वेश्चंस की, बहुत क्वेश्चंस है, मतलब मैंने पूरा क्वेश्चन जैसे लिख के रखा हुआ है, इतने सारे क्वेश्चंस आए हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। क्वेश्चन है बेटरमेंट के लिए क्या करना पड़ता है, मतलब बेटरमेंट क्या होता है, वैसे बात करते हैं। मेरे को ठीक से क्वेश्चन समझा नहीं था आपका। अब देखिए बेटरमेंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट कैप राउंड में मुझे एक कॉलेज लग गया, ठीक है। अगर वो कॉलेज सबसे ऊपर फर्स्ट नंबर का लगा है तब तो बॉस मेरे को वहाँ पे एडमिशन लेना ही है। अगर नीचे के कॉलेजेस लगे हैं तो एग्जैक्टली आप सेकेंड कैप राउंड खेलना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, आप जाओगे बेटरमेंट के लिए। अब बेटरमेंट मतलब आप सेकेंड कैप राउंड में जाओगे तो आपके पास ऑलरेडी वो पहला वाला कॉलेज रहेगा। अगर सेकेंड राउंड में आपको कोई दूसरा कॉलेज लग गया तो ये कॉलेज छूट जाएगा, आपके पास अब यही ऑप्शन रहेगा। एंड जो भी कॉलेज आपका सेकेंड राउंड में लगा वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा। याद रखिए, सेकेंड राउंड में जो भी कॉलेज लगा वो ऑटो फ्रीज है, क्योंकि थर्ड राउंड है ही नहीं। तो बेटरमेंट का मतलब होता है आप वो कॉलेज पकड़ के सेकेंड राउंड में जा रहे हो, सेकेंड राउंड में कोई कॉलेज लग गया, ये छूट जाएगा, ये किसी और को मिल जाएगा, आपके पास अब ये बचा। लॉजिक समझ में आया? ठीक है, ओके। फिर है बेटरमेंट के लिए ओल्ड ऑप्शन फॉर्म ही चलेगा क्या? ओके, बेटरमेंट के लिए आपकी मर्जी है, आप अपना पुराना ही जो ऑप्शन फॉर्म है उसी को दोहरा दो। हालांकि उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप बेटरमेंट में जा रहे हो। आप वही लिस्ट बनाओगे तो फिर बेटरमेंट क्या है, वो तो फिर फर्स्ट कैप राउंड में ही लग जाना चाहिए था। अच्छा, तो आप नया कॉलेजेस का लिस्ट बना सकते हो, ठीक है। फर्स्ट कैप राउंड वाला कॉलेज ऑटोमेटिकली कम्स एट दी लास्ट, ओके। हाँ, अब ऐसा होता है ना कि अगर मान लीजिए फर्स्ट कैप राउंड में आपको कोई कॉलेज लग गया, आपने सेकेंड कैप राउंड में जाने के बाद में लिस्ट फिर से बनाई ऑप्शन फॉर्म, तो ऑटोमेटिकली जो ये कॉलेज आपको लगा था ना, ये उस लिस्ट में सबसे आखिर में आ ही जाएगा, क्योंकि वो कॉलेज आपको फर्स्ट कैप राउंड में लगा था। आप बेटरमेंट में जा रहे हो, आप दूसरे कैप राउंड में जा रहे हो, तो वो जो कॉलेज है वो नीचे यहाँ पे लिस्ट में नीचे आ जाएगा। उसके अलावा आप बेटर कॉलेजेस उसके ऊपर डालेंगे, ठीक है। उसके ऊपर में वीडियो आएगा सेकेंड कैप राउंड के टाइम पे कैसे करना है, क्या करना है, तब देखेंगे। इस साल में रैंक में कुछ चेंजेस आएगी, तो यस, रैंक में बिल्कुल चेंजेस आएगी, मतलब कॉलेज कट ऑफ की मैं समझ रहा हूँ जहाँ तक बात हो रही है। तो ऐसा है कि जो स्टार्टिंग के 2000-4000 के करीब के रैंक वाले बच्चे हैं, उनकी रैंकिंग में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है परसेंटाइल में, लेकिन उसके नीचे में ज़रूर चेंजेस हैं, ठीक है। EWS नहीं हुआ तो सभी सीट ओपन हो जाएगी क्या? मतलब EWS नहीं हुआ तो सभी सीट ओपन हो जाएगी क्या? मेरे को ये ठीक से समझ में नहीं आया कि क्या पूछना चाह रहे हो। अच्छा, मैं समझ रहा हूँ जैसे आप जो पूछना चाह रहे हो। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि सर मैं ओपन कैंडिडेट हूँ मान लीजिए, और मैंने EWS के लिए अप्लाई किया, तो मुझे कॉलेज किस बेसिस पे मिलेगा? EWS के बेसिस पे मिलेगा, ओपन कैटेगरी है उससे मिलेगा, या इसमें मैं ऐड कर देता हूँ, सर मैंने JEE भी दिया, मैंने CET भी दिया है, तो JEE के बेस पे मिलेगा कि CET के बेस पे मिलेगा? तो सबसे सरल आपको मैं आंसर देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने तो अपनी सारी कैटेगरी भर दी, अब ये ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर से डिसाइड होगा कि आपको क्या कॉलेज लगता है। जैसे ऑल इंडिया लेवल के हिसाब से मान लीजिए आपको आपके ऑप्शन फॉर्म में 5th कॉलेज लगा, ओपन कैटेगरी के हिसाब से आपको उसी ऑप्शन फॉर्म में 10th कॉलेज लगा, और TFW के हिसाब से, TFWS के हिसाब से आपको 2nd कॉलेज लगा, तो आपको वो जो सॉफ्टवेयर है वो जनरेट करके आपको 2nd कॉलेज देगा, बॉस ये लो ये आपको लग गया। आपको हालांकि अलग अलग कोटे कैटेगरी से दूसरे कॉलेजेस भी लगे होंगे, लेकिन जो सबसे बेस्ट होगा आपके लिए उस ऑप्शन फॉर्म में सबसे ऊपर वाला जो आपने भरा होगा वो आपको लग जाएगा, ठीक है। Which rank is used for seat allotment? ओके, तो रैंक आपको बहुत सारे हैं, मतलब मेरे ख्याल से आप रैंक के हिसाब से जो मेरे को बोल रहे हो, मेरे ख्याल से वो ऐसे बोल रहे हो कि कैटेगरी वाइज स्टेट का रैंक अलग आया है, कैटेगरी का रैंक अलग आया है, जो भी है। तो बेसिकली आपका जो रैंक है तो इट इज़ ऑटोमेटिकली डन बाय द सिस्टम, लेकिन वहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है आपका स्टेट जनरल मेरिट लिस्ट वाला नंबर, ठीक है। OBC का ये जो भी आपका नीचे का गणित है ना, वो आपको नहीं दिमाग लगाना है, आपको ने खाली कॉलेज का नाम भर देना है।
सिस्टम अपने आप आपका सारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाएगा, लेकिन आपको जब वो डिस्प्ले करेगा तो आपका स्टेट जनरल मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपका वहाँ पे कॉलेज में अलॉटमेंट होगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में एक क्वेश्चन है कि सीट मैट्रिक्स में कुछ कॉलेजेस के नाम नहीं है तो क्या? हाँ, सीट मैट्रिक्स के अंदर में जैसे सोमैया का नाम नहीं है और भी कुछ कॉलेजेस का नाम नहीं है, तो इसमें या तो ये कॉलेजेस खुद ही ऑप्ट आउट हो गए कि बॉस हमने अपने एग्ज़ाम ले ली, हमारे बच्चे आ चुके हैं, हम अपना सिलेबस पढ़ाना चालू कर चुके हैं, हमको सीईटी से बच्चे नहीं चाहिए। दूसरा ऐसा होता है कि कॉलेजेस कोविड की वजह से या XYZ आलसपन की वजह से अपने आप को बार बार जाके वहाँ पे ना डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है कॉलेज को कि बॉस हम हैं, हम आपके साथ में सीईटी के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, हमको सीईटी के थ्रू स्टूडेंट्स चाहिए है। लेकिन जो कॉलेजेस इस चीज़ को फेल कर जाते हैं, जो नहीं कर पाते हैं, तो उनका सीट मैट्रिक्स में नाम नहीं आता है। ये उनकी गलती है, हमारी गलती नहीं है। तो ऐसे कॉलेज का क्या करेंगे? हम कुछ नहीं कर सकते। अगर ये आना होगा आ जाएंगे, नहीं आना होगा तो हम फॉर्म नहीं भरेंगे। फर्स्ट राउंड में नहीं बैठकर डायरेक्ट सेकेंड राउंड में फॉर्म भरा जा सकता है क्या? ओके, तो आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? पहली बात, क्या फर्स्ट कैप राउंड स्किप करना चाह रहे हैं और सेकेंड कैप राउंड में जा रहे हैं? ये ना करें। फर्स्ट कैप राउंड में सारे कॉलेजेस की सीट्स खाली है, आप जितना चाहे खेल सकते हो। सेकेंड कैप राउंड में जाओगे, सारे बच्चे धुरंधर बेटरमेंट पे हैं, उनके एक एक सीट हासिल कर ली है, अब बेटरमेंट खेल रहे हैं, उड़ी मार रहे हैं। सेकेंड राउंड में कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा। फर्स्ट कैप राउंड को स्किप करके सेकेंड राउंड में आप जा सकते हो क्या? हाँ, जा सकते हो। सीधा सेकेंड राउंड भर सकते हो? हाँ, भर सकते हो, लेकिन करो मत। फर्स्ट कैप राउंड में भंडार है, लपेट लो। सेकेंड कैप राउंड में ऑप्शन बहुत कम हो जाएंगे हमारे पास। ये नॉन कैप सीट्स के बारे में क्वेश्चन है कि नॉन कैप सीट्स क्या होती है। तो बेसिकली नॉन कैप सीट्स का दूसरा नाम है इंस्टीट्यूशनल लेवल की सीट्स या मैनेजमेंट लेवल की सीट। अब इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है? तो सबसे पहली बात, मैनेजमेंट सीट के लिए अभी से सोचो मत। और जो बच्चों ने जो एनरोलमेंट फॉर्म जो था अपना, ये जो सीईटी का एग्ज़ाम देने का था, आपने एनरोल किया सारे फॉर्म वगैरह, अगर जो बच्चों ने फॉर्म वगैरह डीले भरा है, बाद में भरा है डेट के, तो वो कैप राउंड के बाहर हो चुके हैं। वो बच्चे सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। अब मैनेजमेंट के थ्रू एडमिशन आपको कब मिलेगी? अभी नहीं, दोनों के दोनों कैप राउंड्स होने के बाद। तो दोनों कैप राउंड्स तक वो बच्चे कुछ नहीं कर सकते, चुपचाप बैठो, आराम करो, निश्चिंत रहो। दो कैप राउंड होने के बाद जिधर जिधर सीट्स बच गई वो सब भी ढेर होके मैनेजमेंट सीट में जाती है। उसके बाद जो बच्चों को मैनेजमेंट के लिए खेलना है वो खेलेगा। वेबसाइट के ऊपर में कॉलेज का प्रॉपर एड्रेस नहीं दिया। हाँ, वेबसाइट के ऊपर में, मतलब मेरे ख्याल से आप बता रहे हो जो MHT CET का जो है, उस पोर्टल के ऊपर में कॉलेज का पूरा एड्रेस नहीं दिया है। मुंबई में कहाँ है वो नहीं लिखा है, मुंबई लिखा है, पिन कोड भी नहीं लिखा है बहुत जगह पे। तो जी हाँ, कॉलेज का नाम दिया है, एड्रेस नहीं दिया है। आपको एड्रेस के लिए क्या करना होगा, गूगल करें और उस कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएं। तो दिया, उन्होंने ऐसा किया है। ऑल इंडिया रैंक में जेई के थ्रू में एडमिशन, जी हाँ, ऑल इंडिया रैंक का जो भी है, प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं वो 15% जो सीट्स हैं प्राइवेट कॉलेजेस की, वो ऑल इंडिया रैंकिंग जेई की तरफ से होती है। फिर EWS जो है वो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में एप्लीकेबल है। जी हाँ, एप्लीकेबल है। सेकेंड राउंड में TFWS है क्या? इफ़ यस तो बताइए क्या, इफ़ नो तो बताइए। बिल्कुल, TFWS का जो हमारे पास में ट्यूशन फी वेवियर स्कीम है वो दोनों कैप राउंड में रहती है, तो वो आप टेंशन नहीं लेना है। आपको TFWS बचा रहेगा सीट्स तो दोनों में मिलेगा। उसी हिसाब से क्वेश्चन है कि EWS भी सेकेंड कैप राउंड में मिल सकता है क्या? जी हाँ, अगर सीट्स बची होगी तो आपको ज़रूर मिलेगी। कोई तो वहाँ गाड़ी सीटी मार रही है, प्लीज़ उसको अवॉइड कर दें। फिर है फॉर बेटरमेंट इन सेकेंड राउंड डज द फर्स्ट राउंड कॉलेज गोज अवे। ओके, बेटरमेंट पे जाने के लिए क्या, ये मैंने आपको पहले भी बताया, बेटरमेंट पे जाने के लिए क्या पहले वाले राउंड का कॉलेज चला जाता है जो आपको लगा था? जी नहीं। अगर आप बेटरमेंट पे जा रहे हो तो जो कॉलेज आपको लगा था फर्स्ट राउंड में, फर्स्ट कॉलेज नहीं, वो तो ऑटो फ्रीज हो गया, उसके नीचे का जो भी कॉलेज लगा था वो आपके पास में रहता है। आप फिर बेटरमेंट पे जाते हो, अगर बेटर कॉलेज मिलेगा ये ऑटोमेटिकली छूट जाएगा, तब चॉइस नहीं है कि ये लूँ कि ये लूँ। बेटरमेंट का मतलब है ये छूट जाना है, आपको दूसरा कॉलेज लग जाएगा। लॉजिक समझ में आ गया? और वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा। PWD कैटेगरी में मुझे 35% का सर्टिफिकेट है। ओके, तो जो PWD जो फिजिकली वीकर जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनका जो अभी तक का क्राइटेरिया है वो 40% डिसेबिलिटी का है।
तो अगर 40% का नहीं है तो शायद आपको वो चीज़ का सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो 25-35% के स्टूडेंट्स जो हैं आप एक बार उसको CET सेल से कंफर्म कर लें। अगर हमें कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ फर्स्ट और सेकंड गैप राउंड में तो हम क्या कर सकते हैं? पहली बात तो बच्चों, फर्स्ट और सेकंड राउंड में अगर आपको कॉलेज लग ही नहीं रहा है, इसका मतलब आपने ऑप्शन फॉर्म ही गलत भरा है। ऑप्शन फॉर्म में आप मेरे को एक हिसाब बताओ, 90,000 बच्चों ने अप्लाई किया है, सीट से 2.5 लाख। कैसे सोच सकते हो आप कि आपको नहीं मिलेगा सीट? इट इज़ इम्पॉसिबल। आपने ऑप्शन फॉर्म ठीक से नहीं भरा। ऑप्शन फॉर्म कैसे भरते हैं मैंने कल भी आपको बताया। उसके लिए आपको भयंकर रिसर्च करनी पड़ती है। आप किसी से पूछो मत ये करूं क्या वो करूं क्या, ना। आप ऑप्शन फॉर्म भर सकते हो। आप लास्ट ईयर का कट ऑफ देखो, आपके पास में CET सेल में आपको नीचे दिया है रैंकिंग के हिसाब से। आप रैंकिंग के हिसाब से देखो ना, लास्ट ईयर की रैंक क्या थी, उसी के हिसाब से आपको भी समझ में आ जाएगा। तो ऑप्शन फॉर्म में अगर आपकी मार्क्स कम है और आप एकदम ज़बरदस्त बड़े बड़े कॉलेजेस डाल रहे हो तो वो तो शायद आपको नहीं लगने वाले हैं। तो आपका जो कैप राउंड है वो फ्लॉप जाने वाला है। तो इसीलिए समझ के लें कि ऑप्शन फॉर्म अच्छे से भरेंगे तो आपको लग जाएगी सीट। मान लीजिए अगर दोनों कॉलेज में नहीं हुआ तो क्या करेंगे? तब हम क्या करेंगे? तब हमारे पास में मैनेजमेंट सीट के लिए हमको जाना पड़ेगा। यही एक ऑप्शन है हमारे पास में, ठीक है? ओके, हाँ। नेक्स्ट, OBC सीट जो है वो OBC रैंक से ही भरता है या ओपन कैटेगरी के सीट्स लोग भी भर सकते हैं OBC से? अच्छा, ओके, कोई भी कैटेगरी की जो सीट है, अगर वो सीट उस कैटेगरी के कैंडिडेट से नहीं भर पा रही है तब वो सीट्स ऑटोमेटिकली ओपन वाले भी ले सकते हैं। लेकिन यूजुअली ऐसा नहीं होता। OBC कैंडिडेट मिल जाएंगे या जो भी कैटेगरी हो मिल जाते हैं, बट अगर वो खाली रह जाती है देन वो सीट ओपन हो जाती है सबके लिए, ठीक है? अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सर। हम टैबलेट या मोबाइल फ़ोन के थ्रू में या फिर ऐसे कुछ लैपटॉप वगैरह के थ्रू में हम, अच्छा, तो हम क्या टैबलेट्स एंड मोबाइल्स के थ्रू में फॉर्म भर सकते हैं ऑप्शन फॉर्म? तो यूजुअली जो है आप अवॉइड करें वो करना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ये जो इंटरफेस है, ये जो वेबसाइट है, ये मोबाइल के लिए यूजुअली नहीं सपोर्ट करता है 100%, क्योंकि आपको प्रिंट आउट भी लेना रहता है। यूजुअली अवॉइड करें। लेकिन अगर आपके पास में मोबाइल फ़ोन ही है और कोई आप साइबर कैफ़े वगैरह नहीं जा सकते हो, दोस्त यार रिश्तेदार के पास नहीं जा सकते हो, तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर में ही सेटिंग्स में जाके एक रिक्वेस्ट फॉर डेस्कटॉप वेबसाइट रहता है, रिक्वेस्ट, वो सेलेक्ट करो। तो उससे क्या होगा, लैपटॉप में जो जो ऑप्शन जैसे दिखते हैं ना, मोबाइल को आप आड़ा पकड़ लो लैंडस्केप में, आपको पूरा लैपटॉप जैसा व्यू दिखाई देगा, छोटे छोटे दिखाई देगा, जूम कर लेना। लेकिन आपके घर में कुछ भंगार है, 100 रुपये का 4 किलो बटाटे मिल रहे हैं। खैर, ऑल इंडिया सीट्स के लिए JEE है क्या और क्या? अच्छा, ऑल इंडिया। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ जो बच्चों को बिल्कुल पता नहीं होती है। JEE देना इंपॉर्टेंट क्यों था? अगर आपको JEE में 1 परसेंटाइल भी है ना और CET में आपको 99 परसेंटाइल है, तो भी JEE कैंडिडेट के 1 परसेंटाइल वाले को CET के पहले प्रेफरेंस मिलेगा, क्योंकि वो ऑल इंडिया लेवल का है। अब वो ऑल इंडिया वाले सीट्स पे ही मिलेगा। ऑल इंडिया जो लेवल की सीट्स है 15% जो होती है उसी के ऊपर मिलेगा। तो CET में 99.99 भी है ना, लेकिन अगर आप ऑल इंडिया की रैंकिंग देखोगे तो वो JEE के 1% के बाद ही आता है। तो पहला प्रेफरेंस JEE कैंडिडेट्स को ही है, वो 15% सीट्स पे जो JEE वालों को मिलती है ऑल इंडिया से। गवर्नमेंट कॉलेज में JEE के थ्रू में एडमिशन लगेगा क्या? नहीं, गवर्नमेंट कॉलेजेस जो है महाराष्ट्र के, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ CET के थ्रू एडमिशन होता है, JEE के थ्रू में नहीं होता है। प्राइवेट कॉलेजेस में JEE के थ्रू एडमिशन, हाँ, प्राइवेट कॉलेजेस में JEE के थ्रू एडमिशन हो जाएगा। 15% जो भी सीट्स होती है वो ऑल इंडिया की होती है प्राइवेट कॉलेजेस में, हाँ। एंड उसमें आपको पहला प्रेफरेंस JEE का ही रहता है, उसके बाद CET का रहता है। चलिए आगे चलते हैं। 15% सीट्स पे सेम ESWS के लिए चॉइस कोड अलग है क्या? OBC के लिए अलग है क्या? ऐसे बहुत क्वेश्चंस आए हैं। देखिए, चॉइस कोड हर किसी के लिए सेम है, वो टेंशन लेना ही नहीं है। आपकी कैटेगरी जो भी हो आप चॉइस भर दो, वो अपने आप कंप्यूटर गणित लगा लेगा। हाँ, TFWS के लिए पीछे T वगैरह रहता है, तो उसका आपको ध्यान देना है। इस साल एडमिशन के लिए परसेंटेज याद रखें या एडमिशन के लिए परसेंटाइल? अच्छा, रैंक इंपॉर्टेंट है या परसेंटाइल इंपॉर्टेंट है इस साल? तो आंसर है बच्चों रैंक, परसेंटाइल नहीं, रैंक। रैंक के थ्रू में आपका एडमिशन होने वाला है, मतलब कौन किस रैंक पे है उसके थ्रू आपका नंबर लगने वाला है,
क्योंकि परसेंटाइल से ही रैंक बनाया ना। बच्चे सोचते बैठ रहे, रोज मेरे को मैसेज कर रहे हैं, सर ये परसेंटाइल से रैंक कैसे बनाते हैं। अरे हमको क्या करना है, कैसे बनाते हैं, बना सकते हैं। क्यों बनाना है जब वहां बन चुका है? क्योंकि हम जो रैंक बनाने वाले हैं उसमें हम कैटेगरी थोड़ी ना लेने वाले, हमको क्या पता कौन किस कैटेगरी का है। तो वो इनके पास सारा डेटा, ये लोग खुद रैंक बनाते हैं। क्योंकि कौन बच्चा कब ग्रीवेंस दे के अपना रैंक ऊपर पीछे कर ले, हमें क्या पता। तो परसेंटाइल का रैंक बन जाता है, बन के आ भी गया है। आप खाली रैंक के ऊपर में अपने कॉलेजेस को अप्लाई करो। हाउ टू फाइंड ओबीसी कट ऑफ रैंक? ओबीसी का लास्ट ईयर का कट ऑफ रैंक अगर आपको चाहिए तो आपका MST CET के वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे नीचे आपके पास में सीट मैट्रिक्स सारी की सारी दी है। और लास्ट ईयर मेरे ख्याल से 17, 18, 19 का कट ऑफ भी दिया है, या 20 का कट ऑफ भी दिया है ना। तो आप उस कट ऑफ में जाकर LOBC अगर आप गर्ल लेडीज़ हैं, या GOBC जनरल OBC, उसके अंदर में आप चेक करें। मतलब कॉलेज का LOBC और GOBC में देखें तो आपको समझ आ जाएगा। अगर मेरे पास में पैसे नहीं है और मुझे किसी इकोनॉमिक सहायता की ज़रूरत है तो मुझे क्या पढ़ाई के लिए लोन मिल सकता है? हाँ, एजुकेशन लोन मिलता है। उसके बहुत क्राइटेरिया होती है कि आप किस शहर में पढ़ रहे हो, किस गांव से बिलोंग करते हो, या किस आपका इनकम क्या है। तो हाँ, उसकी क्राइटेरिया बैंक के थ्रू में होती है। बहुत सारे कॉलेजेस का तो टाइप ही होता है बैंक के साथ। तो जब आप एडमिशन पे जाओगे तो बैंक का भी काउंटर होता है, बैंक वाले पूछते हैं एजुकेशन लोन चाहिए आपको। तो हाँ, वो होता है। लेकिन उसके लिए कॉलेज के थ्रू में आपको कॉलेज क्या करेगा, अपना फ़ीस स्ट्रक्चर दे देगा कि भाई हमारी इस ईयर की इतनी इतनी फ़ीस है, ये बच्चा हमारा एक कैंडिडेट है तो इसको सहायता करें, ऐसा लिख के कॉलेज से आपको मिल जाता है। सेकेंड राउंड में सब ऑटो फ्रीज होगा या इम्प्रूवमेंट का स्कोप होगा? तो आपको पता है सेकेंड राउंड के बाद थर्ड राउंड है ही नहीं, वो तो मैनेजमेंट वाला है, वो काई के लिए वो राउंड ही नहीं है, वो तो अनऑफिशियल है। तो आप सेकेंड राउंड में जो भी सीट मिलेगी सब ऑटो फ्रीज ही होने वाली है, तो ऑटो फ्रीज ही होगी। छोड़ दोगे तो मैनेजमेंट में जाओ, इम्प्रूवमेंट का स्कोप नहीं है। TFWS के लिए क्या ज़रूरत है? TFWS के लिए मेन ओरिजिनल आपका इनकम सर्टिफिकेट का ज़रूरत है। EWS जो है वो सारे कॉलेजेस में है क्या, एंड और क्या, ओके। EWS कैटेगरी यूजुअली सारे कॉलेजेस में है। जहाँ तक मुझे ध्यान में आ रहा है कि माइनॉरिटी कॉलेजेस के अंदर में शायद EWS का कोटा नहीं होगा, लेकिन बाकी सारे कॉलेजेस में EWS ऑलमोस्ट 10% से ज़्यादा रहता ही है सीट्स। ऑप्शन फॉर्म में ब्रांच कैसे चेंज करें और कितने ब्रांचेस डाल सकते हैं? बच्चा, जैसे आप ऑप्शन फॉर्म के अंदर में जैसे एक ब्रांच ले रहे हो ना कोई भी, वैसे ही आप उसी कॉलेज के 5 ब्रांच डाल सकते हो। मतलब मैंने VJTI का मैकेनिकल लिया तो मैं ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन, कंप्यूटर, ये सब डाल सकता हूँ। ऐसे करके आप 300 ऑप्शंस भर सकते हो। 300 कॉलेजेस नहीं, हर कॉलेज का मैकेनिकल डाल दूँ तो 300 कॉलेज डाल सकते हो। लेकिन एक कॉलेज के 5 ब्रांच डालता हूँ तो 60 ही कॉलेज डाल पाओगे। समझते हो? तो जैसे आपने भरा है ना, कोई टेंशन नहीं है, उस हिसाब से भर सकते हो। इसमें भी बच्चों का था कि सर पहले सब CS भर दें, फिर IT भरें, फिर EXTC भरें। आपकी मर्जी है, एक CS भरो, फिर मैकेनिकल भरो, फिर सिविल भरो, जो भरना है भरो। अगर आपके लिए कॉलेज इंपॉर्टेंट है कि नहीं भाई कोई इस कॉलेज में जाना है, तो उस कॉलेज की सारी ब्रांचेस भर दो। फिर हम बाद में फर्स्ट ईयर के बाद देखेंगे कि ब्रांच कैसे चेंज होती है। वो भी होता है, कैटेगरी है, क्राइटेरिया है उसके। कभी डाउट रहेगा तो आप कमेंट में डाल देना, मैं वो भी आपको बता दूंगा। लेकिन आपको कॉलेज इंपॉर्टेंट है तो बॉस तो कॉलेज इंपॉर्टेंट है, फिर काय का ब्रांच। लेकिन अगर ब्रांच इंपॉर्टेंट है तो सारे ब्रांचेस पहले डालो। कॉलेज कोड के लास्ट में 10 और 20 लिखा है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ जैसे अभी अगर XYZ कोई कॉलेज ले लूँ, उसमें मैकेनिकल ब्रांच है तो उसके चॉइस कोड में कहीं पे लास्ट में 10 लिखा है, कहीं 20 लिखा है। मैकेनिकल में 10 स्टैंड्स फॉर फर्स्ट शिफ्ट, 20 स्टैंड्स फॉर सेकेंड शिफ्ट। अब ये जो 10-20 का झोल है ना, ये बेसिकली क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। AICTE ने पहले ही कुछ कॉलेजेस को डबल इंटेक करने का मान्यता दिया था कि मतलब 60 बच्चे की जगह आप 120 पढ़ा सकते हो, लेकिन आपके पास उतने क्लासरूम्स होने चाहिए। अब हुआ क्या कि क्लासरूम जैसे शहर के कॉलेजेस में आपने बिल्डिंग तो बना दी, उसके अगल बगल में इलाका बन गया, तो बिल्डिंग फैल नहीं सकती, ऊंची शायद हो सकती है, लेकिन क्या पता फाउंडेशन उतना मजबूत है क्या कि बिल्डिंग ऊंची कर दो। तो शिफ्ट्स बना दिए कि फर्स्ट शिफ्ट में मैकेनिकल पढ़ाओ, सेकंड शिफ्ट में मैकेनिकल पढ़ाओ। मतलब 8 से 4 तक फर्स्ट शिफ्ट चल रहा है, तो 12 से 7-8 बजे तक सेकंड शिफ्ट चल रहा है। आपके लैब सेम होंगे, टीचर्स सेम होंगे, सुविधा सेम होगी, बस शिफ्ट अलग होंगे।
उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पास में जो सर्टिफिकेट आएगा उस पर शिफ्ट का थप्पा नहीं आता। और अब तो बहुत सारे कॉलेजेस क्या करते हैं, दोनों शिफ्ट के बच्चों को एक साथ ही पढ़ाते हैं। तो उस चीज़ का तो आपको कॉलेज को एक बार कंफर्मेशन लेना होगा कि भाई आपके पास जो 2 शिफ्ट हैं उनमें आप दोनों को साथ में पढ़ाते हो, अलग पढ़ाते हो। एंड मैं आपको एक बात बता दूं, यूजुअली बच्चे सेकेंड शिफ्ट में जल्दी नाम नहीं डालते हैं। अगर आपका स्कोर बहुत कम है तो सेकेंड शिफ्ट के कॉलेजेस को ऊपर डालो, फर्स्ट शिफ्ट को नीचे डालो, तो ज़्यादा लगने के चांसेस हैं। ओबीसी के लिए कोई अलग कोड है क्या? जी नहीं, ओबीसी के लिए कोई चॉइस कोड अलग नहीं है, सिर्फ TFWS के लिए है। EWS में क्या क्या चीज़ चाहिए? तो EWS के लिए क्या चाहिए? EWS के लिए आपके पास में स्टैंडर्ड, एक तो महाराष्ट्र के आप होने चाहिए हो कैंडिडेट, मेरा मेन चीज़ वो है। दूसरा आपके पास में EWS का सर्टिफिकेट चाहिए जो तहसीलदार से आपको मिलता है। माइनॉरिटी स्टेटस चेंज कर सकते हैं क्या? अरे भाई माइनॉरिटी चेंज कर सकते हैं मतलब ओपन से माइनॉरिटी में आ रहे हो कि माइनॉरिटी से ओपन जा रहे हो? मेरा मतलब मैं दोनों बताता हूँ, आप दोनों भी नहीं कर सकते। अभी ओपन से माइनॉरिटी में आप खुद से अब नहीं आ सकते क्योंकि ग्रीवेंसेस का टाइम गया। हाँ, लेकिन माइनॉरिटी में अप्लाई किया है और आपके पास में वो सर्टिफिकेट नहीं है या आप प्रोड्यूस नहीं कर पाए, तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास में कोई चारा नहीं रहेगा, आपको फिर ओपन के लिए ही ऑटोमेटिकली सीट अलॉट हो जाती है। अब मैं देखता हूँ कि और कुछ क्वेश्चंस कहीं से कुछ बचे हैं या मेरे फ़ोन वगैरह में आए हैं तो मैं आपको बताता हूँ, नहीं तो यूजुअली इतने क्वेश्चंस तो काफ़ी हो गए हैं, है ना। ठीक है, इतने क्वेश्चंस काफ़ी है मेरे ख्याल से। अब आप एकदम निश्चिंत हो जाइए, और भी कुछ डाउट डिफ़िकल्टी रहेगा तो मैं पढ़ के आपको, ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा मैंने सारे क्वेश्चन सब रेडी किए थे, तो वो क्वेश्चन सारे रेडी करके मैं आपसे फिर मिलूँगा बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टूडेंट्स पढ़ते रहें और खूब आगे बढ़ें और चैनल के साथ जुड़े रहें। बहुत जल्दी हम ऑनलाइन इंजीनियरिंग का क्लास फ्री में स्टार्ट करने वाले हैं, तो अगर आप उसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो नीचे आप कमेंट ज़रूर कर दें, और अपना जो भी थॉट्स है, अगर अच्छा लगा वीडियो तो वो भी कमेंट करें, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो बच्चों, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।